गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम है वैभव और आज हम सदिश बीजगणित वेक्टर अलजेब्रा का भाग 23 देखेंगे। इससे पहले हम 22 भाग देख चुके हैं। आज हम 23वें भाग पर दृष्टि डालेंगे और इसे अच्छे से समझेंगे। ये हमारा आखिरी भाग है, मतलब इसके बाद हमारा चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट है। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं, देर किस बात की। हाँ, तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पूरा जो हमने पूरा चैप्टर पढ़ा है, मतलब पिछले वीडियो तक हमने जितना चैप्टर पढ़ा था वैसे पूरा हो चुका है, उसका हम पूरा सारांश या समरी देखेंगे। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो सारांश। सारांश में पहला पॉइंट है, पहला बिंदु है कि एक बिंदु P एक्स वाई जेड की स्थिति स्थिति सदिश ओपी, या फिर हम उसे आर सदिश बोल सकते हैं, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप है, और परिमाण वर्गमूल एक्स का वर्ग दो, मतलब एक्स की घात दो प्लस वाई वर्ग प्लस जेड वर्ग है। ठीक है, मतलब क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं, मान लो, ये कह रहे हैं मान लो ये है हमारा पॉइंट P, है ना? ये हमारा बिंदु हो गया P, है ना? और ये, अरे ये गलत हो गया, इधर यहाँ मान लेना आप। ठीक है, ये हो गया, ये O है, ये P है। ठीक है, तो ये जो है, ये स्थिति सदिश बता रहे हैं। P का स्थिति सदिश क्या होगा? एक्स आई कैप प्लस वाई जी कैप प्लस जेड की कैप। यहाँ एक्स वाई और जेड क्या बता रहे हैं? एक्स बता रहे हैं कि आई कैप है ना, एक्स आई कैप कि वो एक्स अक्ष में कितना चला, और वाई जी कैप बता रहे हैं कि वो वाई अक्ष में कितना चला। तो ये एक्स अक्ष में एक्स चला, है ना, और वाई अक्ष में वाई चला, और जेड अक्ष में जेड चला। ठीक है, और इसका परिमाण क्या होगा? परिमाण को हम हमेशा पढ़ते आए हैं। परिमाण क्या? एक्स का वर्ग करेंगे प्लस वाई का वर्ग करेंगे प्लस जेड का वर्ग करेंगे और वर्गमूल के अंदर डाल देंगे। तो इसका परिमाण क्या हुआ? वर्गमूल एक्स का वर्ग प्लस वाई का वर्ग प्लस जेड का वर्ग। ठीक है, ये उसका हो गया परिमाण। ठीक है। अब दूसरा पॉइंट है कि एक सदिश के अदिश घटक इसके दिक् अनुपात कहलाते हैं और क्रमागत अक्षों के साथ इसके प्रक्षेप की निरूपित करते हैं। देखो, कहने का मतलब सीधा सीधा है, हम ये पढ़ भी चुके हैं, लेकिन मैं आपको याद दिला देता हूँ कि हाँ, ये देखो, अगर ये है ना, ये है ना, ये हो गया अपना नहीं, चलो ये से एक्स ले लो, ये हो गया वाई हो गया। ठीक है, और ये हमारा सदिश हो गया, है ना। अगर ये एंगल है, ये अल्फा है, ये कोण क्या है? अल्फा है, और ये हो गया अपना स्मॉल एक्स, है ना, ये छोटा एक्स हो गया। हाँ, तो इसका दिक् अनुपात क्या होगा? इसका दिक् अनुपात, है ना, इसका दिक् अनुपात कहलाते हैं। इसका दिक् अनुपात होगा कॉस अल्फा, यही होता है ना, दिक् अनुपात क्या होता है? कॉस अल्फा। तो इसका प्रक्षेप क्या होगा? इस पे वाई एक्सिस पे इसका प्रक्षेप होगा कॉस अल्फा। ऐसे अगर हम ऐसे बीटा ले लेते हैं, है ना, बीटा ले लेते हैं, तो इसका प्रक्षेप इस एक्स एक्सिस पे क्या होगा? कॉस बीटा। ऐसे ही ये कहना चाह रहे हैं कि एक सदिश के अदिश घटक इसके दिक् अनुपात कहलाते हैं और क्रमागत अक्षों के साथ इसके प्रक्षेप होते हैं। ठीक है, तो जो उनके बीच का कोण होगा, है ना, उसकी, जैसे ये है, इनके बीच का मान लो ये एक्स एक्सिस, ठीक है, ये हमारा सदिश है, इनके बीच का जो कोण है वो अल्फा है, तो उस पे जो उसकी परछाई पड़ेगी यह उसका प्रक्षेप कहलाएगा, है ना। और उनका जो दिक् अनुपात होता है वही उसका प्रक्षेप होता है, कि अल्फा है तो ये जो है कॉस अल्फा, है ना, कॉस अल्फा उसका प्रक्षेप हो गया, ये उसका दिक् अनुपात भी है। ऐसे ही अगर हम वाई एक्सिस की बात करें, मान लो इसके और इसके बीच में बीटा एंगल है ना, क्या है? कोण क्या है? बीटा है, तो यहाँ पे इसकी परछाई जो यहाँ पड़ेगी वो होगी कॉस बीटा, और कॉस बीटा इसका दिक् अनुपात भी है। ऐसे ही अगर हम जेड की बात करें कि मान लो ये है, और ये हो गया हमारा जेड, और ये है अपना गामा। ठीक है, कोण का नाम है गामा, ये हो गया कॉस गामा, और कॉस गामा क्या है? इसका दिक् अनुपात भी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो बस यही कहनी थी, इच्छा का रखा है। चलो आगे बढ़ते हैं। एक सदिश का परिमाण आर दिक् अनुपात ए बी सी और दिक् कोसाइन एल एम एन निम्नलिखित रूप से संबंधित है। ठीक है, ये कह रहे हैं एक सदिश का परिमाण है जो कि आर है, ठीक है, उसका दिक् अनुपात क्या है? ए बी और सी है, और दिक् कोसाइन है एल एम एन। एल एम एन याद है, हम इसको दिक् कोसाइन बोलते थे, दिक् कोसाइन या फिर डायरेक्शन कोसाइन। और दिक् कोसाइन क्या होते हैं? ये याद करो, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, ये होते थे। इसमें अल्फा क्या होता था? इसमें अल्फा होता था सदिश और एक्स एक्स अक्ष के बीच का कोण। बीटा क्या होता है? सदिश और वाई अक्ष के बीच का कोण। और इसमें एन क्या होता था? एन होता था कॉस गामा, है ना, तो इसमें गामा क्या होता था? सदिश और जेड अक्ष के बीच का कोण। ठीक है, इन्हें हम एल एम और एन बोलते थे, कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा। तो एल क्या होता है? ए क्या होते हैं? डायरेक्शन रेशियोज या फिर दिक् अनुपात, है ना, दिक् अनुपात ए बी सी है, और दिक् कोसाइन है एल एम और एम। तो यहाँ पे दिक् कोसाइन किस प्रकार से संबंधित है? एल इक्वल्स टू ए बटा आर, ये क्या है?
मतलब कॉस अल्फा क्या है, ए बटा आर, ए क्या है, दिक अनुपात है। तो उनके जो दिक अनुपात होते हैं उन्हें अगर हम किसी भी सदिश के परिमाण से भाग दे दें तो हमें उसका दिक कोसाइन मिल जाएगा। एल होगा ए बटा आर, एम हो गया बी बटा आर, एन हो गया सी बटा आर। यहाँ ए बी सी दिक अनुपात है और एल एम एन दिक कोसाइन है और परिमाण है अपना आर। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये हम पढ़ चुके हैं, बस हम यहाँ पे रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, चलो अब चौथा पॉइंट, त्रिभुज की तीनों भुजाओं को क्रम से लेने पर उनका सदिश योग शून्य आता है। ये भी हमने पढ़ा था कि त्रिभुज की तीन भुजाएं अगर हमने ले ली, ठीक है, ए बी सी, ठीक है, और इन तीनों का हम क्रम में लेंगे तो उनका सदिश हमेशा शून्य आएगा। क्यों, ए बी प्लस बी सी प्लस सी, है ना, ए से बी चले, फिर बी से सी चले और फिर वापस सी से ए आ गए तो क्या होगा, शून्य होगा। क्यों, हम जहां से चले थे वहीं आ गए। तो ए बी चले इस प्रकार से, है ना, बी सी चले इस प्रकार से और सी ए चल दिए इस प्रकार से, है ना, है ना, ऐसे ही चले ना, सी ए बी बी सी सी है ना। तो देखो हम, मैंने अब आपको याद करो पहले वीडियो में बताया था, ए बी प्लस बी सी में क्या है, बी जो है वो एक एक कॉमन आ रहा है ना, तो बी हटा तो क्या आ गया, ए सी। ए सी को हम योग करेंगे जब सी ए से, ए सी प्लस सी, तो उसमें सी क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, सी हटा तो क्या हो गया, ए। और ए मतलब जहां से चले वहीं आ गए, तो जहां से चले वहीं आ गए तो इसका परिमाण क्या है, शून्य है ना। जब जहां से चले मतलब ये बिंदु है, ठीक है, ये बिंदु है ना, इसको हमने ए कह दिया, ठीक है। अब यहाँ से चले और यहीं आ गए तो ये बिंदु है, इसका कोई परिमाण है ही नहीं, है ना। तो क्या होगा, तभी ये कह रहे हैं कि त्रिभुज की तीनों भुजाओं को क्रम में लेने पर उनका सदिश योग शून्य आता है। ठीक है, चलो पांचवा पॉइंट देखते हैं। दो सह आदिम सदिशों का योग एक ऐसे समांतर चतुर्भुज के विकर्ण से प्राप्त होता है जिसकी संलग्न भुजाएं दी हुई हैं। ठीक है, ये कह रहे दो सह आदिम सदिश, दो सह आदिम सदिश, है ना, सह आदिम सदिश जो यहीं पे है ना, ये है एक सदिश और ये है एक सदिश जो जुड़े हुए हैं, ठीक है, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण से प्राप्त, इसका जब हम विकर्ण करेंगे तब वह प्राप्त होगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, चलो फिर आगे। हम्म, एक सदिश का आदेश लैम्डा से गुणन इसके परिमाण को लैम्डा परिमाण के गुणज से परिवर्तित कर देता है और लैम्डा का मान धनात्मक अथवा ऋणात्मक होने के अनुसार इसकी दिशा को समान अथवा विपरीत रखता है। अब ये कह रहे एक सदिश है, उसका जब हम लैम्डा किसी अदिश से गुणा करते हैं, ठीक है, तो उसका जो परिमाण होता है, परिमाण में जब हम गुणन, जैसे मान लो कुछ उसका परिमाण है, उसमें हमने लैम्डा का गुणा कर दिया, ठीक है, तो उसका जो परिमाण है वह परिवर्तित हो जाता है ना। उसका परिमाण जैसे मान लो पहले 3 था, हमने लैम्डा कोई 2 था उसका गुणा कर दिया तो अब 6 हो गया, है ना। और तो इसके परिमाण में तो परिवर्तन आता ही है, लेकिन अगर मान लो कि एक का परिमाण 3 है ना, मतलब उसका परिमाण 3, मान लो एक सदिश है जो है 3 आई कैप, ठीक है, 3 आई कैप हमारा एक सदिश है ना, 3 आई कैप, उसमें हम लैम्डा ले रहे हैं -2, तो हम -2 का गुणा किया 3 आई कैप में, है ना, तो क्या होगा, -6 आई कैप हो गया, है ना, -6 आई कैप। अब देखो जब -6 का आई कैप होगा तो पहले वो क्या था, पहले था वो 3 आई कैप, मतलब उसकी दिशा इस प्रकार थी, है ना। अब होगा -6 आई कैप, तो उसकी -6 आई कैप का मतलब उसकी जो परिमाण है वो तो दुगना हो गया, परिमाण तो दुगना हो गया, लेकिन उसकी दिशा विपरीत होगी क्योंकि पहले आई कैप था तो इस दिशा में था, अब -आई कैप है तो इस दिशा में हो गया। इसमें कोई दिक्कत नहीं, चलो ये कह रहे हैं ये एक सदिश का अदिश लैम्डा से गुणन इसके परिमाण का लैम्डा के गुणज में परिवर्तित कर देता है और लैम्डा का मान धनात्मक अथवा ऋणात्मक होने के अनुसार इसकी दिशा को समान अथवा विपरीत रखता है। अगर उसका मान धनात्मक हुआ मतलब उसकी दिशा वही रहेगी, और अगर उसका मान ऋणात्मक हो गया तो उसकी दिशा विपरीत हो जाएगी। जैसे आई कैप था इधर थी और -आई कैप था तो इधर हो गई, कोई दिक्कत नहीं। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, दिए हुए सदिश ए सदिश के लिए सदिश ए कैप इक्वल्स टू ए सदिश बटा ए सदिश का परिमाण ए सदिश की दिशा में मात्रिक सदिश। अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहे हैं कि अगर हमें कोई सदिश दिया है ए सदिश और हमें उसका मात्रिक सदिश निकालना है तो हम कैसे निकालते थे, अगर हमें किसी भी सदिश का मात्रिक सदिश निकालना हो तो पहले हमें वो सदिश पता होना चाहिए, है ना। मान लो कोई सदिश है 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप, है ना, ये हमें सदिश मिल गया और अब हमें इसका मात्रक सदिश निकालना हो तो क्या करेंगे, सदिश को भाग दे देंगे उसके परिमाण से, है ना। इसका परिमाण कैसे आएगा, अगर सदिश है 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप, तो अभी हमने परिमाण निकालना फिर से देखा था सारांश में, क्या आएगा, 3 का वर्ग करेंगे तो 9 प्लस 2 का वर्ग करेंगे तो 4, 9 और 4 हो गए 13, तो उसे वर्गमूल के अंदर डाल देंगे तो वर्गमूल 13 हो गया हमारा ए सदिश का परिमाण। तो मात्रिक सदिश कैसा आएगा, ए सदिश बटा ए सदिश का परिमाण, है ना। तो हमारा मात्रिक सदिश आएगा 3 आई कैप -2 जे कैप बटा वर्गमूल 13, ये हो गया मात्रिक सदिश और इसकी दिशा कहाँ होगी,
जहाँ ए सदिश की दिशा है, मान लो ए सदिश की दिशा यहाँ है, तो उसके मात्रिक सदिश की भी दिशा यही होगी। और हाँ, मात्रिक सदिश का परिमाण कितना होता था, एक इकाई, है ना, एक इकाई होता था इसका परिमाण। इसका और कोई प्रयोग नहीं है, इसका प्रयोग हमेशा हम इसके लिए दिशा पता करने के लिए करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, समझ आ गया। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। बिंदुओं P और Q जिनकी स्थिति सदिश क्रमशः A सदिश और B सदिश हैं को मिलाने वाली रेखा को M सदिश, मतलब M अनुपात N के अनुपात में विभाजित करने वाली बिंदु R का स्थिति सदिश पहला Na सदिश प्लस Mb सदिश बटा M प्लस N, अतः विभाजन पर Mb सदिश माइनस Na सदिश बटा M माइनस N बाहर विभाजन पर के रूप में प्राप्त होता है। ये देखो हमने पढ़ा था ना कि अगर कोई दो बिंदु है P है और Q है ना, दो बिंदु है, मान लो ये P है और ये Q है, अगर हम इसका विभाजन कर रहे हैं ना, अगर हम इनका विभाजन कर रहे हैं, है ना, तो किसी को मिलाने वाली रेखा M सदिश है, ठीक है, और ये M और N के अनुपात में है ना, तो इसका स्थिति सदिश क्या होगा, इनका स्थिति सदिश अगर हम अंततः मतलब अंदर से विभाजित कर रहे हैं, तो R सदिश इनको विभाजित करने वाली बिंदु मान लो R है ना, तो उसका स्थिति सदिश क्या होगा, एन सदिश प्लस एम बी सदिश बटा एम प्लस एन। एम और एन क्या है, अनुपात है जिनमें विभाजित हो रहे हैं, और ए सदिश और बी सदिश वो सदिश है जो जिनके स्थिति सदिश क्रमशः ए सदिश और बी सदिश पी और क्यू बिंदु के स्थिति सदिश हैं। ठीक है, तो अंततः जब हम अंदर से करेंगे तो वो आएगा एन ए सदिश प्लस एम बी सदिश बटा एम प्लस एन, और जब हम बाहर से करते हैं, है ना, हमने बाहर का भी पढ़ा, तो हम बाहर का करते हैं तो इसमें बस इतना होता है, यहाँ प्लस है, अब ये उल्टा होकर माइनस हो जाएगा, तो क्या एम बी सदिश माइनस एन ए सदिश बटा एम माइनस एन, ठीक है, बाहर विभाजन के रूप में प्राप्त होता है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलो फिर आगे। हाँ, हाँ, दो सदिशों ए सदिश और बी सदिश के बीच का कोण थीटा है, तो उनका अदिश गुणनफल ए सदिश और बी सदिश ए बी कॉस थीटा के रूप में प्राप्त होता है। यदि ए सदिश और बी सदिश दिया हुआ है, तो सदिश ए सदिश और बी सदिश के बीच का कोण थीटा कॉस थीटा किस प्रकार से, ए सदिश और बी सदिश बटा ए सदिश का परिमाण और बी सदिश के परिमाण से प्राप्त होता है। ये तो देखो हमने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा था। क्या कि अगर हम किसी की भी दो सदिश का, मान लो दो सदिश है, एक ए सदिश है एक बी सदिश है, ठीक है, और उनका हमें अदिश गुणनफल करना हो तो हम किस प्रकार निकालते थे, उसका सूत्र क्या था, ए सदिश डॉट बी सदिश इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा। यहाँ पे थीटा क्या है, थीटा है, मान लो ये दो सदिश है, तो थीटा है उन दोनों के बीच का कोण, है ना, उन दोनों के बीच का कोण है उनका थीटा, है ना, तो इसका सूत्र क्या था, ये देखो, ये हम अदिश गुणनफल की बात कर रहे हैं, जब हम डॉट लगाते हैं तो हम अदिश गुणनफल की बात करते हैं, और अदिश गुणनफल में उसका सूत्र होता है, जैसे ए सदिश डॉट बी सदिश होगा ए बी कॉस थीटा। ए बी क्या है, ए सदिश और बी सदिश का परिमाण है, ठीक है, और थीटा ए सदिश और बी सदिश के बीच का कोण है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यदि ए सदिश और डॉट बी सदिश दिया हुआ है, और या फिर हमें ए सदिश डॉट बी सदिश जब दिया हुआ होता है, तो हम उनके बीच का कोण किस प्रकार से, इस प्रकार से निकालते हैं, cos थीटा इक्वल्स टू ए सदिश डॉट बी सदिश बटा ए सदिश का परिमाण और बी सदिश का परिमाण। ठीक है, ये कैसे निकालते हैं, यहीं से आता है। ए सदिश डॉट बी सदिश क्या होता है, ए सदिश बी, ए सदिश का परिमाण बी सदिश का परिमाण cos थीटा, यहाँ cos थीटा यही रहता है, और ये जो ए सदिश का परिमाण और बी सदिश का परिमाण है वह नीचे चला जाता है, तो हमारा cos थीटा हो गया ए सदिश डॉट बी सदिश बटा ए सदिश का परिमाण और बी सदिश का परिमाण। इतना समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं होगी भी नहीं, क्योंकि हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था इसे। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, यदि दो सदिशों ए सदिश और बी सदिश के बीच का कोण थीटा है, तो उनका सदिश गुणनफल ए सदिश क्रॉस बी सदिश, ए सदिश का परिमाण बी सदिश का परिमाण साइन थीटा एन की कैप के रूप में प्राप्त होता है। ठीक है, मान लो दो सदिश है, ए सदिश और बी सदिश, है ना, और उनके बीच का जो कोण है वो थीटा है, और हम जब उनका सदिश गुणनफल करते हैं, सदिश गुणनफल का जहाँ पे हमारा जो परिणाम होता है वह एक सदिश होता है ना, इसका परिमाण एक सदिश होता है ना, मतलब उसके पास परिमाण और दिशा दोनों के दोनों होते हैं। ठीक है, अदिश गुणनफल में सिर्फ अदिश होता था जिसके पास सिर्फ परिमाण होता था, लेकिन सदिश गुणनफल में परिमाण और दिशा दोनों होती है। तो ए सदिश क्रॉस बी सदिश या फिर डॉट, मतलब ए सदिश डॉट, इसको हम वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट या फिर दो सदिशों का सदिश गुणनफल भी बोलते हैं। तो ए सदिश क्रॉस बी सदिश क्या होता है, ए सदिश का परिमाण बी सदिश का परिमाण साइन थीटा एन कैप। यहाँ एन कैप क्या है, एन कैप है, एन कैप है दिशा, जैसे मान लो ए सदिश होता है एक्स अक्ष में और बी सदिश होता है वाई अक्ष में, तो एन कैप जो दिशा होगी वो जेड अक्ष में होती है। मतलब एन कैप जो होता है
ए सदिश और बी सदिश से लंबवत होता है, मतलब ये जो जिस तल में ए सदिश और बी सदिश होंगे तो एन कैप उस तल में लंबवत हो, मतलब 90 डिग्री का कोण बना रहा हो, ऑर्थोगोनल हो। ठीक है, जहाँ एन कैप एक ऐसा मात्रिक सदिश है जो ए सदिश और बी सदिश को सम्मिलित करने वाले तल के लंबवत है ना। मान लो ये सदिश है, ये वो तल है जहाँ पे ए सदिश और बी सदिश सम्मिलित हो रहे हैं, तो जो एन कैप होगा वह इनके लंबवत होगा, या तो यहाँ हो सकता है, वो यहाँ हो सकता है। और ये एन कैप है, मतलब इसका परिमाण सिर्फ इकाई है, मतलब इसका प्रयोग सिर्फ दिशा बताना है और इसका कोई अर्थ नहीं। ठीक है, तथा ए सदिश बी सदिश और एन एन कैप दक्षिणावर्ती समकोणिक निर्देशांक पद्धति को निर्मित करते हैं। ठीक है, दक्षिणावर्ती समकोणिक निर्देशांक को, और ए सदिश क्रॉस बी सदिश जब हम करते थे तो मैंने आपको बताया था, तो ये हुआ आई कैप, ये हुआ जे कैप, ये हुआ हमारा के कैप। ठीक है, ठीक है, तो इस प्रकार से हम एक क्रम रखते हैं जिसकी दिशा कुछ इस प्रकार से होती है। ठीक है, तो हम आई कैप क्रॉस जे कैप करेंगे तो आएगा के कैप क्रॉस आई कैप करेंगे तो आएगा जे कैप, ऐसे जे कैप क्रॉस के कैप करेंगे तो आएगा आई कैप, है ना। अगर हम विपरीत जाए तो आई कैप क्रॉस के कैप करेंगे तो आएगा माइनस जे कैप, और जे कैप क्रॉस आई कैप करेंगे तो आएगा माइनस के कैप। ठीक है, तो इस साइड जाओगे तो सीधा सीधा, इस साइड जाओगे तो परिमाण वही रहेगा लेकिन दिशा विपरीत हो जाएगी। इसको हर हाल में इस साइकिल को, इस क्रम को अच्छे से याद कर लो। ठीक है, क्योंकि सारे प्रश्न हमारे इससे ही होंगे, वैसे भी हम बहुत सारे प्रश्न इससे कर चुके हैं। ठीक है, तो ये समझ आ गया होगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं। यदि ए सदिश ए वन आई कैप प्लस ए टू जे कैप प्लस ए थ्री के कैप है, तथा बी सदिश बी वन आई कैप प्लस बी टू जे कैप प्लस बी थ्री के कैप, और लैम्डा एक अदिश है, तो ए सदिश प्लस बी सदिश क्या होगा। ठीक है, इनने हमें ए सदिश दे दिया ए वन आई कैप प्लस ए टू जे कैप प्लस ए थ्री के कैप, और बी सदिश दे दिया बी वन आई कैप प्लस बी टू जे कैप प्लस बी थ्री के कैप, और लैम्डा एक अदिश है ये बता दिया। तो ए सदिश प्लस बी सदिश क्या होगा, इन दोनों का हम योग करेंगे। योग कैसे होता था, आई कैप कॉमन लेंगे, आई कैप का आई कैप में योग, जे कैप का जे कैप में योग, और के कैप का के कैप में योग, तो होगा ए वन प्लस बी वन आई कैप प्लस ए टू प्लस बी टू जे कैप प्लस ए थ्री प्लस बी थ्री के कैप। इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और जब हम किसी अदिश का किसी सदिश में गुणा करते हैं तो किस प्रकार का उत्तर आता है, जैसे हम यहाँ लैम्डा ए सदिश कर रहे हैं। ठीक है, तो ये लैम्डा एक अदिश है जिसका एक सदिश में गुणा हो रहा है, तो क्या आएगा, लैम्डा जो होगा वो हर एक से गुणा हो जाएगा, मतलब आई कैप वाले के साथ भी, जे कैप वाले के साथ भी, और के कैप वाले के साथ भी आएगा। लैम्डा ए वन आई कैप प्लस लैम्डा ए टू जे कैप प्लस लैम्डा ए थ्री के कैप, कोई दिक्कत नहीं। समझ आ गया ना, मतलब जब हम किसी अदिश का गुणा करते हैं तो वो हर एक उसके घटक के हर एक रूप में गुणा हो जाता है। ठीक है, तो लैम्डा ए वन आई कैप प्लस लैम्डा ए टू जे कैप प्लस लैम्डा ए थ्री के कैप। ठीक है, और जब हम इनका गुणनफल करेंगे, अदिश गुणनफल करेंगे, अदिश गुणनफल मतलब यहाँ पे अब कोई दिशा नहीं आएगी, ये जो है वो एक परिमाण है। तो ए सदिश डॉट बी सदिश किया तो क्या आया, आई देखो आई कैप डॉट आई कैप क्या होता था, एक होता था, है ना, अदिश गुणनफल में, और जे कैप डॉट जे कैप एक होता था, और के कैप डॉट के कैप एक होता था। और जब हम सदिश गुणनफल की बात करते हैं तो वहां ये जो होता है आई कैप क्रॉस आई कैप, जे कैप क्रॉस जे कैप और के कैप क्रॉस के कैप वो शून्य होता है। ठीक है, यहाँ लेकिन अदिश गुणनफल की बात हो रही है तो यहाँ पे एक होगा। तो ए वन आई कैप डॉट बी वन आई कैप किया, ए वन बी वन आया, आई कैप डॉट आई कैप एक हो गए, प्लस ए टू जे कैप डॉट बी टू जे कैप किया तो ए टू बी टू जे कैप एक हो गया, है ना, जे कैप डॉट जे कैप एक हो गया। यहाँ पे ए थ्री के कैप डॉट बी थ्री के कैप किया तो ए थ्री बी थ्री आ गया, के कैप डॉट के कैप एक हो गया, है ना। और जब हम इनके सदिश गुणनफल करते हैं, सदिश गुणनफल के लिए सबसे सही तरीके से ये डिटरमिनेंट वाला मेथड जो है इससे ही होता है। ठीक है, इस प्रकार से हम सही तरीके से हल कर सकते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, हम कुछ नहीं, डिटरमिनेंट जैसी दो रेखा खींचते हैं, यहाँ पे आई कैप जे कैप और के कैप लिखते हैं। ये जो गुणा है वो सिर्फ घटक रूप में ही हो सकता है, सदिश गुणनफल, है ना, और इस गुणनफल भी सिर्फ घटक रूप में होता है। जब एक सदिश अपने घटक रूप में है तभी हम इनका अदिश या सदिश गुणनफल कर सकते हैं। ठीक है, जब हम ए सदिश प्लस बी सदिश करना हो तो पहले पहले ए सदिश वाले आएंगे। ठीक है, जो आई कैप जे कैप के कैप के साथ है, तो यहाँ आ ए वन बी वन सी वन, है ना, यहाँ पे ए सदिश प्लस बी वन कर रहे हैं ना। हाँ, और ये जब इसकी बात करेंगे तो ए टू बी टू सी टू आ। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ अगर हम इनका ए सदिश प्लस बी सदिश इनका करते जहाँ ए वन ए टू और ए थ्री आते, है ना, यहाँ लिख नहीं पा रहा लेकिन आप समझ जाओ, यहाँ पे ए वन ए टू ए थ्री आते, और बी सदिश में बी वन बी टू और बी थ्री आते। ठीक है, फिर इसका हम हल करते हैं क्योंकि आपने डिटरमिनेंट वाले चैप्टर में पढ़ा है और अभी भी हमने काफी क्वेश्चंस किए हैं तो आपको आ गए हैं। ठीक है, तो ये समझ आ गया। अभी तो हम सिर्फ सारांश में देख रहे हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो अब हमने आज के लिए पूरा सारांश पढ़ लिया और हमारा पाठ भी अच्छे तरीके से हमने सारे उदाहरण किए और जितनी भी थ्योरी और जितना भी पुस्तक में था सही तरीके से पढ़ा है। प्रश्नावली छोड़ी हुई है तो वो आपको करनी है, तो प्रश्नावली आप सही तरीके से समझ लेना, उदाहरण से मिलती जुलती है
तो जो हमने 30 उदाहरण किए हैं, अगर आपने वो अच्छे से किए होंगे तो पूरी प्रश्नावली आप आराम से कर लो। ठीक है, तो प्रश्नावली करना, बाकी चैप्टर हमारा खत्म हो चुका है। तो मिलते हैं, एक और पार्ट आएगा इसके बाद, हम वो पार्ट करेंगे। तो धन्यवाद, थैंक यू, मिलते हैं हम अगले पार्ट में। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं।